स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आइए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर फिर हम वीडियो बना रहे हैं। हिंदी में आप जो सामान्य हिंदी के कंपटीशंस में प्रश्न आते हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वाच्य। कोई वाक्य दे दिया जाता है परीक्षा में और आपसे पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य में कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी के प्रश्न में। आज आपको इस वीडियो में मैं वाच्य पर बिल्कुल बहुत सीधा, बहुत सरल और बहुत सुव्यवस्थित वीडियो बना करके दे रहा हूं, जिसे आप अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो वाक्य देख करके ही आप बता देंगे इसमें कर्मवाच्य है, भाववाच्य है अथवा कर्तृवाच्य है। तो किसी वाक्य को देख करके कैसे पहचानते हैं कि इसमें कौन सा वाच्य है, वाच्य होता क्या है, इन सब पर आज आपको हम यहाँ पर बहुत व्यवस्थित और ज्ञान देने वाले हैं। इन सब पर आज आप जो आपकी समस्या है वाच्य से संबंधित वो आप बिल्कुल सीख जाएंगे, समाधान पा जाएंगे। परीक्षाओं में वाच्य से संबंधित प्रश्न मैं उम्मीद करता हूँ आपसे अब गलत नहीं होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। वाच्य होता क्या है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, और वाच्य कोई वाक्य दे दिया जाए और उसमें पहचानना हो तो किस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि इसमें कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है अथवा भाववाच्य। चलिए शुरुआत करते हैं। वाच्य की यहाँ पर परिभाषा हमने दिया है कि वाच्य क्रिया के उस परिवर्तन को कहते हैं जिसके अनुसार इस बात का बोध होता है कि उस वाक्य में प्रधानता किसकी है, अर्थात कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि उस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार आई है। क्रिया किसके अनुसार आने का मतलब यह हुआ कि क्रिया का जो लिंग, वचन या पुरुष है वो कर्ता के अनुसार आया है या कर्म के अनुसार आया है या भाव के अनुसार आया है। इसी परिवर्तन को, क्रिया के इसी परिवर्तन को वाच्य कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें से किसके अनुसार क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन इत्यादि आए हैं। अगर कर्ता के अनुसार आए हैं या कर्म के अनुसार आए हैं या भाव के अनुसार आए हैं तो उसी अनुसार वाच्य परिवर्तित हो जाता है। अब आइए आप देखें, ये वाच्य जो होता है, वाच्य के तीन भेद माने गए हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। अब ये कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्तृवाच्य की परिभाषा होती है कि इस वाक्य में क्रिया का जो लिंग, वचन, पुरुष होगा वो कर्ता के अनुसार आएगा, अर्थात कर्ता की ही इस वाक्य में प्रधानता होगी। और जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता का मतलब यह हुआ कि क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। क्रिया के जो लिंग, वचन और पुरुष हैं वो कर्ता के अनुसार आएंगे, ना कि कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। तो जब क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो, अर्थात कर्ता के अनुसार, कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में आए, कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में आए, तो इसका मतलब यह हुआ कि कर्ता के अनुसार क्रिया का परिवर्तन हो रहा है। और आपने पहले ही देखा है कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है अथवा भाव की है। आइए अब एक एक करके हम तीनों वाच्य को अलग अलग से परिभाषित करते हुए पहचानते हैं। कर्तृवाच्य की परिभाषा अगर हम करें तो कहेंगे कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। कहने का मतलब ये कि जो क्रिया हो वो कर्ता के अनुसार आए, कर्ता के अनुसार उस वाक्य में हो, तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है।
उदाहरण से आपको बात समझ में आएगी। उदाहरण देखिए, लिखा हुआ है मोहन पत्र लिखता है। अब यहां जो कर्ता है मोहन, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, और जो काम हो रहा होता है उसे क्रिया कहते हैं। यहां पर काम क्या हो रहा है? पत्र लिखने का काम हो रहा है। ये जो लिखता है क्रिया आई हुई है, ये इस वाक्य में कर्ता जो मोहन है, मोहन के अनुसार आई हुई है। यहां मोहन पुल्लिंग है तो कर्ता पुल्लिंग में आई है। लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। अगर हम इस कर्ता को चेंज करते हैं, यहां पर देखिए ये मोहन पुल्लिंग था, अब हम इसको स्त्रीलिंग का वाक्य बनाते हैं। यानी दूसरा वाक्य देखिए आप जो स्त्रीलिंग में है, राधा पत्र लिखती है। अब देखिए जब राधा स्त्रीलिंग है तो जो क्रिया लिखना थी, ये लिखता है जो आई थी मोहन के अनुसार, अब यहां पर लिखती है आ रहा है। यानी क्रिया पहले पुल्लिंग मोहन जब करता था तो पुल्लिंग में आई, और अब जब राधा स्त्रीलिंग है, क्रिया का लिंग स्त्रीलिंग हो गया। और एक उदाहरण से आप समझ लें, यहां पर देखें कि बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए बच्चे बहुवचन में हो गया, एक वचन नहीं है। जब बच्चे पुस्तक, अब अगर हम एक वचन की क्रिया करते तो पढ़ता है, तो बच्चे पुस्तक पढ़ता है, वाक्य आपको सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चे जो करता है यहां पर, वो चूंकि बहुवचन में है, इस नाते क्रिया बहुवचन में आएगी। अब इस नाते अब इसका वाक्य जो होगा, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। तो आपने इन तीनों वाक्यों में आपने देखा कि जो क्रिया है वो किसके अनुसार परिवर्तित हो रही है? कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है। जब कर्ता पुल्लिंग था तो क्रिया पुल्लिंग में आई, जब कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया स्त्रीलिंग में आई, और जब कर्ता बहुवचन हुआ तो यहां पर क्रिया भी बहुवचन में आई। तो कहने का तात्पर्य कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया कर्ता के अनुसार आई हो, तो वहां पर हम कहते हैं कर्तृवाच्य। अब ये कर्तृवाच्य पूरी तरह से समझ में आ गया। बस आपको यही इतना ध्यान देना है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी और क्रिया जो आएगी उस वाक्य में वो कर्ता के अनुसार आएगी, ना कि कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार। तो इसे कहते हैं हम कर्तृवाच्य का वाक्य। आइए अब कर्मवाच्य देखिए। कर्मवाच्य की परिभाषा अगर हम करना चाहें तो कहेंगे कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो। मतलब यह कि वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, कर्म के अनुसार ही क्रिया के लिंग, पुरुष, वचन इत्यादि आए, तो ऐसे वाक्य को हम कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण से आप देखें कि पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहां आप देखिए पढ़ने का कार्य हो रहा है, यानी क्रिया यहां पर पढ़ना है, और वो जो पढ़ना क्रिया है वो किसके अनुसार आई है? चूंकि इसमें कर्म की प्रधानता है तो एक कर्म के अनुसार आई है। कर्म यहां पर क्या है? पुस्तक। आप जानते हैं कि कर्म किसे कहते हैं? क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसी को कर्म कहते हैं। यहां पर पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है, तो पुस्तक कर्म है। पुस्तक यहां पर देखिए पुस्तक स्त्रीलिंग का शब्द है, चूंकि पुस्तक स्त्रीलिंग में है इस नाते यहां पर पुस्तक के अनुसार क्रिया आई है, पढ़ी जाती है। अब अगर हम इस कर्म को बदल दें, पुल्लिंग का कर दें, तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होगी। जैसे यहां पर दूसरा वाक्य देखें आप, अखबार पढ़ा जाता है। अब अखबार, चूंकि अखबार पुल्लिंग का शब्द है, इस कारण यहां पर क्रिया पढ़ी जाती है नहीं आकर के अब क्या आई है? अखबार पढ़ा जाता है। चूंकि अखबार पुल्लिंग है इस नाते क्रिया भी अब पुल्लिंग हो गई है। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे कर्म का लिंग, पुरुष, वचन होता है उसी अनुसार क्रिया का लिंग, पुरुष और वचन वाक्य में आ रहा है। इसका मतलब ये कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है। आइए एक और देख लें, आम खाया जाता है। आम पुल्लिंग है तो अब जो खाने का कार्य हो रहा है, खाने की क्रिया जो आई है यहां पर, वो आम के अनुसार आई है, इसलिए आम खाया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि अगर वाक्य में कर्म की प्रधानता है, क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो रही है, अर्थात कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार प्रयुक्त हो रही है, तो वहां पर कर्मवाच्य माना जाएगा। अब थोड़ा सा आप इसको समझ लें कि हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा अंतर होता है। एक प्रवृत्ति रही है हमारे यहाँ कि हिंदी में
कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता है। जैसे मैं एक वाक्य कहूं कि मैं पानी पीता हूं, तो ये तो आप जान रहे हैं कि कर्तृवाच्य का वाक्य होगा, इसमें कर्ता है। लेकिन अगर इसी वाक्य को मैं कर्मवाच्य में बदलूं और ये कहूं कि मैं पानी पीता हूं की जगह पर मैं उसको कर्मवाच्य में लाऊं, तो कहूं कि मेरे द्वारा पानी पिया जाता है। अब मेरे द्वारा पानी पिया जाता है, ये जो वाक्य है ये सामान्यतः हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। इस तरह का वाक्य सामान्यतः हिंदी में नहीं रखा जाता है। जब कर्ता है तो कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य का प्रयोग होता है, कर्ता नहीं है तो कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। पानी पिया जाता है ये कहा जा सकता है, लेकिन मेरे द्वारा पानी पिया जाता है ये हिंदी में सामान्यतया उसकी प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। बहरहाल आपको मेरा समझाने का यह उद्देश्य है कि जो कर्मवाच्य का वाक्य होता है उसमें आप इतना ही समझें कि उस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। आपने इन सब उदाहरणों से इस बात को समझ लिया। भाववाच्य के वाक्य देख लीजिए। भाववाच्य की परिभाषा क्या होती है? भाववाच्य की परिभाषा होती है कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो। भाव का मतलब क्रिया, यानी क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़ करके भाव के अनुसार आ गई हो, अर्थात क्रिया की ही प्रधानता हो गई हो। ऐसे वाक्य, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिसमें क्रिया ही मुख्य हो जाती है, क्रिया की ही प्रधानता उसमें दिखाई पड़ती है, कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है। जैसे एक उदाहरण आप देखें, मोहन से टहला भी नहीं जाता। अब ये जो मोहन से टहला भी नहीं जाता, इसमें जो टहला, टहलना जो क्रिया आई है वो इतनी प्रधान हो गई है कि इसमें मोहन के अनुसार ये क्रिया चेंज नहीं हो रही है, क्रिया परिवर्तित मोहन के अनुसार नहीं हो रही है। क्योंकि मोहन देखिए यहां पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग है, लेकिन जब इस दूसरे वाक्य में आप देखिए कि राधा से बैठा भी नहीं जाता। अब राधा स्त्रीलिंग है, लेकिन जो क्रिया है यहां पर देखिए पुल्लिंग में आई हुई है, बैठा भी नहीं जाता। इसका मतलब ये कि जो राधा यहां पर कर्ता है उसके अनुसार क्रिया परिवर्तित नहीं हो रही है। तो ऐसे जो वाक्य है जिसमें क्रिया ही प्रधान हो जाए कर्ता और कर्म को छोड़ करके, उन वाक्यों को हम भाववाच्य कहते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि मोहन से टहला भी नहीं जाता, राधा से बैठा भी नहीं जाता। ये दोनों वाक्य, इस प्रकार के जो भी वाक्य आएंगे जिसमें क्रिया की प्रधानता हो वो भाववाच्य कहलाएंगे। अब इस वाच्य में एक चीज और ध्यान देने वाली है, इससे भी संबंधित प्रश्न कभी कभी ऊपर से ही पूछ लिए जाते हैं। तो यह भी यहां पर आप समझ लें कि जो कर्तृवाच्य के वाक्य होते हैं उसमें जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। या तो वो सकर्मक होगी, क्रिया को आप जानते हैं, या तो वो सकर्मक होगी और या तो वो आकर्मक होगी। यानी इसमें दोनों प्रकार की क्रिया हो सकती है, अकर्मक और सकर्मक। किसमें? कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य के वाक्य में सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और अकर्मक क्रिया भी हो सकती है, यानी दोनों प्रकार की क्रिया हो सकती है। लेकिन जब कर्मवाच्य आएगा तो कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी वो केवल सकर्मक होती है। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि ये कर्मवाच्य है और कर्म जब रहेगा तो उसमें क्रिया सकर्मक ही रहनी है। तो यहां पर सकर्मक क्रिया केवल होती है। यहां पर कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, लेकिन जो भाववाच्य है इसमें प्रायः अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। इसमें प्रायः अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। और इसके साथ यह भी है कि सदैव एक वचन और वो भी अन्य पुरुष में और वह भी पुल्लिंग में ही होती है। यानी आपको यह ध्यान देना है कि भाववाच्य में जो क्रिया आती है वो केवल अकर्मक होती है, सकर्मक नहीं आती है, और वह भी सदैव एक वचन में रहती है। उसका पुरुष अन्य पुरुष होता है और जो लिंग है वो पुल्लिंग में होता है। यानी ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक होती है और भाववाच्य में प्रायः अकर्मक होती है।
और वो एक वचन अन्य पुरुष और पुल्लिंग में होती है। तो इस प्रकार आपको आज हमने यह वाक्य बड़े ही आसानी से, बड़े ही सरल और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझा दिया है। अगर आपने हमारी ये पूरी वीडियो देखा होगा तो निश्चित रूप से आपको वाक्य से संबंधित जो भी समस्याएं आपकी थी वो अब आसान लग रही होंगी। अगर आप हमारे इस हिंदी शब्द सागर चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।